कॉन्सेंट्रेशन का चैप्टर शुरू करने से पहले कार्ला की उसके अंदर एक एडिटर्स नोट है। कार्ला की एक एडिटर्स नोट है जो मैं स्किप करने वाली थी, लेकिन जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा कि उसे कर देना चाहिए। तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगी। कार्ला एल रुकर्ट की संपादक की प्रस्तावना थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फटाफट पढ़ लेती हूँ। इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और उसके अंदर कुछ फिल्मों के नाम दिए हैं जो आप चाहें तो अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। मुझे ऊपर लिखे शब्द, अब कार्ला ने यहाँ पर ऊपर एक फॉरवर्ड लिखा था, आ, उसे मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वो बहुत साल पहले लिखा था। और उसके बाद वो कहती है कि 34 साल बाद मैं ये दोबारा एक एडिटर्स नोट लिख रही हूँ। मैंने तब इस पांडुलिपि मतलब इस बुक को ठीक करना समाप्त कर दिया और हमने इसे विभिन्न प्रकाशकों को भेज दिया, स्वीकृत नोट एकत्र किए। इसलिए हमने सामग्री को अपने अभिलेखागार में रख लिया और आगे बढ़ गए। हमने पूरी तरह से नया कदम उठाया और यूएफओ घटना के बारे में एक किताब लिखी, यूएफओ के रहस्य, जिसे हमने 1976 में प्रकाशित किया गया। सो बेसिकली इसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द यूएफओ। ओके, सीक्रेट्स ऑफ द यूएफओ। उसके 34 साल बाद अ, अद्वितीय और काफी ठोस मात्रा अभी भी प्रिंट में है और एलएल रिसर्च से उपलब्ध है। 34 वर्षों में एलएल रिसर्च के यहाँ बहुत कुछ हुआ है। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में एल्किंस और मैंने मतलब डॉन एल्किंस और कार्ला अपने उपन्यास द क्रूसिफिकेशन ऑफ एस्मेराल्डा स्वीट वाटर क्रूसिफिकेशन ऑफ एस्मेराल्डा स्वीट वाटर से एक पटकथा बनाने के लिए 3 बार कोशिश की, जिसे हमने 69-70 में साथ में लिखा। हमें जेम्स कॉबर्न के साथ काम करने वाले एक हॉलीवुड निर्माता के रूप में दिलचस्प मिला, जो हमें उस समय उम्मीद थी कि एस्मेराल्डा की फिल्म संस्करण में एक अभिनीत भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया, लेकिन मैंने कभी ऐसी पटकथा नहीं बनाई जो निर्माता को संतुष्ट कर सके। क्यों, यह आपको अब आगे पता चलेगा। 71, 72, 1971 और 72 की शुरुआत में एल्किंस और मेरे काम के एक आश्चर्यजनक रूप से पेचीदा मोड़ लिया, जब हमने एक शैली की फिल्म बनाने के लिए दक्षिणी ड्राइव इन फिल्मों के निर्माता लीएस जोन्स जूनियर के साथ अनुबंध किया, मतलब उनसे मिले। तो हमारा तर्क था कि अगर हम फिल्म व्यवसाय में सफलतापूर्वक प्रवेश करना चाहते हैं तो हमने व्यवसाय को बेहतर ढंग से सीख लेना चाहिए। एल्किंस और मुझे जोन्स ने कहा कि कोई भी स्क्रिप्ट तब तक इस फिल्म लाइन के लिए ठीक नहीं होती जब तक कि उसमें सेक्स और हिंसा, क्राइम शामिल ना हो। इस मापदंडों को देखते हम एलियंस के बारे में एक कथा के साथ आए, जो विशेष रूप से अप्रभावी और बेतरतीब तरीके से पृथ्वी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छे लोगों में से एक एफ नाम का जादूगर था। ओहास्पे Ohaspe is another book that I would definitely like to translate and read, and I will try and do it once Voices of Confederation is over. ओहास्पे के कुछ संदिग्ध वर्गों से इस चरित्र की पंक्तियों को लगभग बिना किसी अपवाद के उठा लिया गया था। फिल्म काम कर रही, शीर्षक द हिडन ऑफ मॉकबियॉन्सी, The Hidden of Mock Beyonzo भी उस अगस्त खंड के लिए गया था। एक और अच्छा आदमी एफ के प्रशिक्षु प्रूडेंस ने डायोन फॉर्च्यून की नामांकित पुस्तक साइकिक सेल्फ डिफेंस के से ली गई एक मानसिक आत्मरक्षा अनुष्ठान का इस्तेमाल किया। सेक्स था, हिंसा थी, सबसे ऊपर हास्य और तत्व मीमांसा का एक हॉटस्पॉट था। टिपिकल फिल्म बनाई। अच्छा, F नहीं है, F's apprentice Prudence used a psychic self-defense ritual taken from Diane Fortune's eponymous book, Psychic Self-Defense. Another book for you to read.
I would definitely like to read that. There was sex, violence, humor, and a hodgepodge of metaphysics. फिल्मांकन शुरू होने से एक दिन पहले और अप्रत्याशित मोड़ आया। हमने उपकरण किराए पर, मतलब बेसिकली उसमें ये लिखा है कि जिस लड़की को टॉपलेस सीन्स करने के लिए बोला गया था, उस लड़की ने स्क्रिप्ट पहले पढ़ी थी, हाँ कह दिया था, लेकिन जब सेट पर आई तो उसने इसे करने से मना कर दिया और वो बोली कि मैं फिल्म स्टार हूँ, कॉमेडियन नहीं। उसके बाद कार्ला को वो टॉपलेस सीन्स करने पड़े। शूटिंग की स्क्रिप्ट तैयार करने में लगी हुई थी और जिसे करने में हमारे निर्माता निर्देशक की उपेक्षा की थी। उस रात खाने में उसको कार्ला को फूड पॉइजनिंग हो गई और वो सारी रात बीमार रही, परेशान रही। और जब उसने सुना कि जो एक्ट्रेस को फाइनल किया गया था टॉपलेस सीन्स के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली कार्ला को विग पहनाई गई और उसको वो टॉपलेस सीन्स करने पड़े गार्डन में भागते हुए। वो फिल्म का नाम मेरे ख्याल से गोरा विग पहनाया, बड़े आकार के धूप का चश्मा लगाया और खराब फिटिंग सफेद जूते पहनाए गए चमड़े के। और बारिश के तुरंत बाद एक स्थानीय पार्क में पीछा करने वाले दृश्य को फिल्माया गया और उसे एक्टिंग करनी पड़ी। और किडनैपर्स ऑफ द वुमेन, ऐसा कुछ था। सौभाग्य से उन पंक्तियों को जानता था। तो कार्ला कहती है कि मैं डायलॉग्स तो जानती थी क्योंकि उसने खुद लिखे थे, लेकिन उसको इमोट करना उसे नहीं आता था क्योंकि वो एक्ट्रेस नहीं थी, वो पहली बार कर रही थी और ना उसे प्रैक्टिस करने का मौका मिला था, ना उसे किसी ने सिखाई थी। तो खैर चलता रहा काम और दृश्यों को फिल्माए जाने के कई दिनों के दौरान मुझे शायद ही कभी पूरी तरह से कपड़े पहनाए जाते थे। सचिव निरंतर और विशेष प्रभावों को का प्रभारी बनाया गया था। आई एम सो सॉरी। सॉरी। टॉपलेस भूमिका निभाने का यह अनूठा अनुभव था और शायद इसने फिल्म के हास्य में भी जोड़ा कि मेरा शीर्ष निश्चित रूप से मामूली अनुपात का था। God knows what she's saying. Uh, uh, okay, I knew the lines. Unfortunately, I did not have the time to rehearse, and film's humor was that my top was definitely of modest proportions. The film came out in the summer of 1972. 72 में ये film release हुई Girl Snatchers के नाम से। ये ड्राइव इन थिएटर्स में लगी और अभी भी इसका उस समय जब ये बुक प्रकाशित हुई है तब ये वीडियो कैसेट के रूप में थी। हो सकता है अब डिजिटल मीडिया पे या यूट्यूब पे या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। अ, वो देखने का कोई फायदा नहीं, पर अगर वो एलियंस के बारे में है और इनके असली एक्सपीरियंसेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसके अंदर सेक्स एंड वायलेंस उन लोगों ने ऐड किया है, तो इट्स वर्थ अ वॉच। सो फिल्म का एक ही प्रशंसक है, स्कॉट हचिंस, और मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। 1970 के दशक के मध्य और बाद में एल्किंस और कार्ला ने स्क्रीन प्ले बनाते रहे और उन्हें बेचने में असमर्थ रहे। हमारे संग्रह फाइलें उनमें से भरी हुई हैं। 1975 में हम द फोर्स बियॉन्ड नाम एक फिल्म के सलाहकार थे, तो उन लोगों ने एक फिल्म और बनाई जिसके अंदर उनका कुछ भाग था और उस फिल्म का नाम था द फोर्स बियॉन्ड, जिसे एल्किंस ने जल्दी से द फोर्स बियॉन्ड का नाम बदल दिया जब उन्होंने रफ कट देखा। 1978 में हमने जो एक नाटकीय डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट बनाई थी, उसे निर्माताओं ने एक समूह में लिया था जिन्होंने इसे उनसे चुरा लिया था। उनके बाद चोरी यह हैंगर 18 नामक शुद्ध कथा के रूप में सामने आए। द फिल्म केम आउट इन 1972
Okay. Our archives are full of them. 1975, we were advisors on a film called The Force Beyond, which she quickly renamed The Farce Beyond. Oh, अच्छा. Force Beyond को उसने The Farce Beyond कर दिया. तो हिंदी में तो ये डिफरेंस दिखता ही नहीं है गूगल ट्रांसलेट को. The dramatic documentary script that they created in 78 was taken by a group of producers who had it stolen from them for steals after them. It came out as a work of pure fiction called Hangar 18. Um, एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट जो उन लोगों ने बनाई थी उसे कुछ प्रोड्यूसर्स ने चोरी करवाया, लिया. फिर वो इससे इसने चोरी किया, इससे इसने, ऐसे चोरी करते करते फिर वापस उन तक आई और उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे बदलाव करके उसे एक प्योर कहानी के रूप में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था हैंगर 18. 91 में कार्ला और डॉन ने फिल्म्स बनाने की कोशिश वगैरह वो सब छोड़ दी और उनका जो रिसर्च ग्रुप था लॉ ऑफ वन का, उनको वहां पर काफी लोगों से संदेशे आने लगे रा ग्रुप के बारे में. और लॉ ऑफ वन पब्लिश हो चुकी थी रा मटेरियल के नाम पे और ये काफी मशहूर हुई उन लोगों के बीच जो चैनलिंग को एंजॉय करते थे, समझते थे. और उसके अंदर वॉइसेस ऑफ द गॉड्स मैन्युस्क्रिप्ट की बहुत सारी चीजें लॉ ऑफ वन में भी हैं. नाउ यू नो व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस. वॉइसेस ऑफ द गॉड्स मैन्युस्क्रिप्ट जो बनी थी उसके अंदर काफी सारा मटेरियल जो है वो रा मटेरियल में डाला गया है और ये उन लोगों को तब समझ में नहीं आया कि हम वॉइसेस ऑफ द गॉड्स मैन्युस्क्रिप्ट को ही क्यों ना रेजरेक्ट करें. तो उसके बाद मतलब लॉ ऑफ वन एक्चुअली रा मैन्युस्क्रिप्ट, लॉ ऑफ वन का नाम शायद पहले रा मटेरियल था, रा मटेरियल से पहले शायद वॉइसेस ऑफ द गॉड्स था और इस तरह से उसके अंदर बदलाव करते गए. इसके बाद आगे वो कहती है कि आयन जाफरी ने सुझाव दिया कि हम एल रिसर्च द्वारा किए गए चैनलिंग कार्य के अभिलेखागार को इकट्ठा करते हैं जो अब तक कुल 1500 से अधिक सत्रों में मुद्रित संस्करणों में है. हमारे एकत्रित चैनलिंग के इन 18 खंडों को तैयार करने की प्रक्रिया में वॉइसेस ऑफ द गॉड्स पांडुलिपि को फिर से खोजा गया. यह अभिलेखागार के संस्करणों में फिट नहीं था. ये 18 किताबें, वॉल्यूम्स, मतलब 18 पार्ट्स जो इन्होंने चैनलिंग की थी उसको जमा करके जो 1500 सेशन हुए थे इनके रा के साथ, वॉइसेस ऑफ द गॉड्स को दोबारा ढूंढा गया, उसे एकत्रित किया गया और it did not fit into the archives volumes and the material is used from the period of my learning to channel from dawn in 1974-75 had been changed from whole transcripts into material sorted by the subject and lost the transcripts I had typed by cutting them into ouch, making the voices manuscript. तो वो कहती है कि यह अभिलेखागार के संस्करणों में फिट नहीं था क्योंकि 74-75 में डॉन से मेरे सीखने की अवधि, डॉन को एक्चुअली चैनलिंग करना था पर वो करना नहीं चाहता था इसलिए उसने कार्ला को सिखाया और कार्ला डॉन से इतना प्यार करती थी कि उसने डॉन की खातिर ये सब किया और चैनलिंग करने के लिए वो मानी. तो सीखने की अवधि से लेकर चैनल तक जब इन लोगों ने 1981-82 में चैनलिंग की, इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को पूरे टेप से विषय के अनुसार क्रमबद्ध सामग्री में बदल दिया गया लेकिन उन पर टेप करके कुछ मूल टेप खो दिए थे. अगर आपको याद होगा जब हम लोग लॉ ऑफ वन पढ़ रहे थे तो मैंने अक्सर ये कहा है कि इनके बहुत सारी चीजों में बीच बीच में गैप्स बहुत लंबे हैं, कहीं 3 महीने कहीं 6 महीने. तो इतने लंबे क्यों हैं? और ये जो किताब लिखी भी है ये अचानक ही खत्म हो गई नए घर में उनके शिफ्ट होने के बाद. वो वाली चीजें तो है ही नहीं इसके अंदर. तो अब मुझे नहीं पता कि
बिग फार्मा या वर्ल्ड माफिया या इकोनॉमिक फोरम माफिया या किसकी प्रेशर की वजह से, क्या सच में इन्होंने ये टेप खो दी या इनको प्रिंट करने से मना किया गया और इनको जान की धमकी दी गई, हम नहीं जानते। लेकिन ठीक है, यहाँ पर वो कह रही है कि हमने वो टेप खो दी, जिन्हें मैं वॉइसेस बनाने के लिए काट कर टाइप किया था। उसने इसमें से कुछ चीजें वॉइसेस ऑफ कॉन्फिग्रेशन शायद बनाने के लिए काट के यूज किया था, लेकिन वो उससे खो गई। इसलिए हमने इस खंड को वॉइसेस ऑफ कॉन्फिग्रेशन शीर्षक के तहत अलग से प्रकाशित करने का निर्णय लिया। डॉन एल्किंस के चैनलिंग का सबसे बड़ा शेष भंडार है। उन्हें चैनल करना पसंद नहीं था और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि मुझे यह सिखाया जा सके कि यह कैसे करना है। मैं अकेली मूल लुईविले समूह का सदस्य थी जिसने 1962 में चैनल करना सीखा था। 1974 में ऐसा करने के लिए सहमत हुई क्योंकि हमारे समूह में चैनलों की कमी हो गई थी। क्यों हो गई थी ये आप भी समझ सकते हो और मैं भी समझ सकती हूँ। 1975 के बाद एक बड़े घेरे, I don't know if you're understanding that, but if you don't, you can comment under this video and I will tell in the next episode. 1975 के बाद एक बड़े घेरे के हिस्से को छोड़कर उसके चैनलिंग के कुछ उदाहरण हैं। तो यह पुस्तक इस मायने में मूल्यवान है कि यह उसके काम को सुरक्षित रखती है। उनका चैनलिंग वॉइस अद्वितीय है और इसमें मेरी बहुत अधिक परिधीय लंबी वाक्य शैली के बजाय कई छोटे वाक्यों में आने की विशेषता है। जैसा कि आप इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, आप हमारी शैलियों को आसानी से अलग करने में सक्षम हो। फिर उसके बाद कई स्थान थे जहां मैंने किसी दिए गए विषय के लिए एक अच्छा उदाहरण खोजने या उस पर टिप्पणी करने के लिए उपेक्षा की थी। मैंने अब उन रिक्त स्थानों को भर दिया है, क्योंकि किस उदाहरण का उपयोग करना हमारे हमेशा सहज होता है। यह अस्तित्व में संपादकीय सनक का सबसे लंबा चलने वाला मामला हो सकता है। गैरी बीन को धन्यवाद जिन्होंने पांडुलिपि को पुनर्जीवित किया। आयन जाफरे को जिन्होंने इसे प्रेम के श्रम के रूप में छपाई के लिए तैयार किया। 12 हम आशा करते हैं कि आप इस सामग्री का आनंद लें। और इसके बाद शुरू होता है फर्स्ट एपिसोड, जिसके अंदर कांटेक्ट यूएफओस के साथ कांटेक्ट के बारे में वो शुरू करते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में शुरू करूंगी। Thank you so much for watching. Waiting for your comments and questions. Thank you so much.